बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर चंद शहजाद, द कॉन्सेप्ट एकेडमी, द डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़। बेटा, आज हम अपनी अगली क्लास की तरफ गामज़न होंगे। कल हम लोगों ने फाउंडेशन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को पढ़ा, फिर उसके ऑब्जेक्टिव जो 1913 में चेंज हुए, उन ऑब्जेक्टिव्स को हम लोगों ने डिस्कस किया कि उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे। यानी पहले हिंदुओं की तरफ से ये डिमांड आती थी कि सेल्फ गवर्नमेंट, लेकिन 1913 में जब कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शामिल हुए, उनकी शमूलियत 1913 में हुई, तो उन्होंने ऑब्जेक्टिव चेंज किया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के और उसमें सेल्फ गवर्नमेंट लेके आए। सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट ये है, आपने ये याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव्स और हैं। ऑब्जेक्टिव्स में तो ये कहा गया था कि हुकूमत के साथ रवैया, उसके साथ वफादारी का जज्बा पैदा करना, मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करना और दूसरी कौमों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना। लेकिन जब इसके ऑब्जेक्टिव चेंज होते हैं तो चेंज में सिर्फ एक ही पॉइंट मेन आता है और वो आता है सेल्फ गवर्नमेंट का। सेल्फ गवर्नमेंट एक लिहाज से मुसलमानों के लिए बहुत अच्छी भी थी, क्योंकि मुसलमान जो सब कॉन्टिनेंट में रह रहे थे उनको भी ये पूरा हक हासिल होना चाहिए था कि वो सेल्फ गवर्नमेंट को पर आगे चला सकें, उसको कंटिन्यू कर सकें। तो आज हम लोग उससे हट के एक नया टॉपिक खिलाफत मूवमेंट का, क्योंकि 1913 में ऑब्जेक्टिव चेंज होते हैं और 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दो मेजर टॉपिक हैं, एक है बैकग्राउंड ऑफ द खिलाफत मूवमेंट और दूसरा जो है उसके जो मेजर इवेंट्स हैं। अब इसमें दो क्वेश्चन आते हैं आपकी बुक में, बैकग्राउंड जो कि एक छोटा सा पैराग्राफ है मैं देख रहा हूँ, और दूसरा जो इसके इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं। लेकिन अगर बैकग्राउंड पे क्वेश्चन आता है कि सिर्फ बैकग्राउंड ही लिखा जाए, उसके इवेंट्स के बारे में नहीं बताया जाता या नहीं पूछा जाता, तो इवेंट्स तो बहुत आसान हैं, उसकी हेडिंग्स भी मौजूद हैं बुक में और सारे मेजर पॉइंट्स जो हैं वो भी दिए गए हैं। लेकिन जब बात आती है बैकग्राउंड की, तो बैकग्राउंड का जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है वो आपकी बुक में नहीं दिया गया। उसमें सिर्फ एक छोटे से पैराग्राफ पर मुश्तमिल छोटा सा खुलासा उसका बयान किया गया है कि खिलाफत मूवमेंट का बुनियादी जो बैकग्राउंड था वो क्या था। तो हम लोग इसको बहुत पीछे से शुरू करते हैं कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो जर्मनी और तुर्की दोनों ममालिक, यानी तुर्किश गवर्नमेंट और जर्मन गवर्नमेंट, दोनों के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। अब मुसलमान एक हद तक ये भी देखा जा रहा था कि तुर्किश गवर्नमेंट और मुसलमानों का झुकाव जो है वो जर्मनी की तरफ है, और तुर्की जो है वो तकरीबन पूरे मुस्लिम उम्मा की, यानी कि जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी है उसके लिए बहुत इज़्ज़त और कदर की निगाह से देखा जाता था तुर्किश गवर्नमेंट को, क्योंकि खलीफतुल मुस्लिमीन का जो लक़ब था वो सिर्फ तुर्की के पास था। इसलिए तुर्की से ही फतवे लिए जाते थे जब भी मुसलमानों के दरमियान कोई कॉम्प्लिकेशन आती थी या क्राइसिस डेवलप होते थे सब कॉन्टिनेंट, तो गवर्नमेंट का ये स्टांस होता था, ये उनके जो इनिशिएटिव्स होते थे वो यही होते थे कि वो तुर्किश गवर्नमेंट को या उनके उलमा इकराम जितने भी मौजूद होते थे वो उनसे ही उस पर फतवात लेते थे, ताकि मुसलमानों में यकजहती और मुसलमानों में जो मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप होती थी उसको ख़त्म किया जा सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द बैकग्राउंड ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। आज हम सबसे पहले बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे। बैकग्राउंड ऑफ खिलाफत मूवमेंट। अब तहरीक खिलाफत का पस मंज़र, इसको उर्दू में हम लिखेंगे तहरीक खिलाफत का पस मंज़र। क्लियर हो रही है बात। अब सबसे पहले हम लोग बताते हैं
डिस्कस करते हैं कि इसका बुनियादी जो फाउंडेशन है, आप लोगों ने ये हेडिंग्स याद रखने हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फाउंडेशन। जो बुनियाद थी खिलाफत मूवमेंट की वो क्या थी। नंबर सेकंड जो लिखा हुआ है वो था तुर्किश गवर्नमेंट का वार अफेयर में पार्टिसिपेट करना, पार्टिसिपेशन इन वार अफेयर। नंबर नेक्स्ट जो है मुस्लिम ऑफ सब कॉन्टिनेंट और गवर्नमेंट। नंबर नेक्स्ट जो है वो है एंड ऑफ वॉर और कंडीशन ऑफ तुर्की। नंबर नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे कांग्रेस और मुस्लिम लीग। उनका क्या स्टांस था। आगे और भी पॉइंट है हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग इस पे बात करते हैं। अब फाउंडेशन ये थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब शुरू होती है तो सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों का जो रवैया था, बिहेवियर था, झुकाव था, वो तुर्की की तरफ इसलिए भी था क्योंकि मुसलमानों को किसी न किसी हद तक, यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बात कर रहा हूँ, उनको किसी न किसी हद तक इस बात का अंदाज़ा था कि तुर्की जर्मनी को सपोर्ट करेगा। इसलिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने तुर्की के खलीफा को एक बहुत तवील ख़त लिखा जिस पर उन्होंने तमाम के तमाम जितने भी वार अफेयर के मामलात थे उससे उनको आगाह किया और रोकने की कोशिश की। एक बहुत तवील ख़त था, आप उस ख़त का भी हवाला इसमें दे सकते हैं। कि जी बेटा, तो हम लोग बात कर रहे थे कि एक ख़त लिखा गया जो तुर्की के कैलफ को लिखा गया और उसको तमाम के तमाम जो हालात हैं जो वार अफेयर्स के दौरान जो सामने नज़र आ रहे थे उसको एक ख़त के ज़रिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने इस बात को डिक्लेयर किया कि आप वार अफेयर्स को देख लें, कहीं ऐसा ना हो कि तमाम के तमाम मामलात जो हैं वो आपके लिए गलत साबित हों, संगीन हों, क्योंकि जो स्टांस हैं, जो ग्रीवेंसेस हैं वो टोटल आपके अगेंस्ट जा रहे हैं। तो इसमें मुस्लिम्स एंड द गवर्नमेंट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, इस पर हम लोग बात करेंगे। मुस्लिम एंड द गवर्नमेंट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, गवर्नमेंट जो थी वो अंग्रेज़ों की थी। अब मुसलमानों के साथ उनके ऑलरेडी हालात ठीक नहीं थे, यानी कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद उन्होंने मुसलमानों को ही इस जंग का जिम्मेदार ठहराया। इसलिए शुरू ही से इनके हालात एक दूसरे से मतलब अगर थे भी किसी हद तक तो वो कोई इतने नुमायाँ या इतने वाज़े नहीं थे कि अंग्रेज़ मुसलमानों को बहुत ज़्यादा अच्छा समझते हों, अच्छा जानते हों। तो इसलिए मुसलमानों और गवर्नमेंट के दरमियान जब तलखियाँ बढ़ी तो हिंदुओं ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने क्या किया कि मुसलमानों को मिसगाइड किया, मिसलीड किया और कहा कि कहीं ऐसा ना हो अंग्रेज़ आपके साथ उनका सलूक और ज़्यादा संगीन हो जाए, तो हमारे पड़ोस में क्योंकि अफ़गानिस्तान लोकेट करता है तो आप वहाँ पर जाएं। तो चुनाचे मुसलमान अफ़गानिस्तान की तरफ गए, वहाँ के गवर्नमेंट के साथ मुसलमानों की बातचीत हुई जिस पर अफ़गान गवर्नमेंट एग्री हो गई कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को हम अफ़गानिस्तान में आने देंगे। चुनाचे मुसलमानों ने जब ये माइग्रेशन किया अफ़गानिस्तान की तरफ तो
तो इस माइग्रेशन के दौरान पहले तो उन्होंने कहा कि हम इनको एक्सेप्ट कर लेंगे, ये आ जाए हमारे पास, लेकिन जब बॉर्डर एरियाज़ में मुसलमान दाखिल होते हैं तो वहाँ पर मुसलमानों को शहीद कर दिया जाता है, मुसलमानों का कत्लेआम होता है, उनकी शहादतें होती हैं। ये वो तल्ख पहलू था जिस पहलू की बुनियाद पर कायद आज़म ने कभी भी कांग्रेस पर यकीन नहीं किया उसके बाद। और इस मूवमेंट के बाद कायद आज़म ने 1922 में बाज़ाब्ता तौर पर ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिज़ाइन दे लिया। तो और ये कहा, बल्कि आप अगर 1940 में भी कायद आज़म के अल्फाज को उठा के देखें और जनाब गांधी टॉक में भी अगर आप कायद आज़म के अल्फाज को पढ़ें तो आपको वाज़े तौर पे ये बात नज़र आएगी, जबकि उन्होंने कहा कि कभी भी हम हिंदुओं पर और कांग्रेस पर रिलाय नहीं कर सकते। ये क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि ये बहुत बड़ा धोखा किया गया। खिलाफत मूवमेंट के दौरान मुसलमानों ने जब अफ़गानिस्तान की तरफ माइग्रेट किया और फिर उसके बाद गांधी ने अचानक से इस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जिसके फ़ौरन बाद स्टार्ट हुआ, जिसमें मुसलमानों ने और हिंदुओं ने कोऑर्डिनेशन के साथ इंग्लैंड से आए हुए पर्चों को देने से भी इनकार कर दिया, उनके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया, तो ये एक सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट का हिस्सा था। तो अब गांधी जी, क्योंकि कायद आज़म एंड अल्लामा मोहम्मद इकबाल वर क्विट इन दिस मूवमेंट, उन्होंने इस मूवमेंट में क्विट किया, उन्होंने दे वर नॉट पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, तो गांधी को इसका लीडर मुकर्रर किया गया। तो गांधी ने जब ये मूवमेंट बहुत एक्सट्रीम लेवल पर पहुंची और उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया, इस पर ये एक क्वेश्चन मार्क था हिंदुस्तान की आवाम के लिए भी और पॉलिटिकल पार्टीज़ और लोगों के लिए भी, जो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ थे उनके लिए भी, कि अचानक ऐसा क्या हुआ जिस पर गांधी ने इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया। तो उसके बाद जो है हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे एंड ऑफ वॉर एंड द कंडीशन ऑफ तुर्की, कि जब जंग ख़त्म हो गई और इंग्लैंड इस जंग में कामयाब हो गया, इंग्लैंड और उसके जितने भी एलाइड कंट्रीज़ थे, तो अब वाज़े तौर पे नज़र आ रहा था कि इंग्लैंड कहीं ना कहीं जाकर होली श्राइन को, प्लेसेस को भी डिस्टर्ब करेगा, तुर्की को टुकड़ों में डिवाइड करके मुख्तलिफ ममालिक को भी दे सकता है, उसकी जो क़यादत है, उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको भी डिस्टर्ब कर सकता है। और इसी दौरान मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया कि ऐसे खतूत कैलब से लिखवाए गए जिसको डिसओबे करना पड़ा। तुर्किश जो सोल्जर थे, जो मिलिट्री थी, वो खुद, और इसमें मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क जो है उसकी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है हिस्ट्री में, जो कि आप लोगों को पता है कि उन्होंने बगावत की और बगावत करके उन लोगों से मिलकर अपनी एक आर्म फोर्स तैयार की और उसने अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़ जंग करना शुरू कर दी। ये सारे के सारे इसी पस मंज़र, इसी ही एस्पेक्ट के पॉइंट्स हैं कि कैसे हुआ तुर्की में। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के हवाले से। अब इसी मूवमेंट के दौरान बैकग्राउंड में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान अचानक से कोऑर्डिनेशन हुआ और 1916 में कायद आज़म गॉट द टाइटल ऑफ द एम्बेसडर ऑफ पीस। इसलिए भी वो चाहते थे कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों मिलकर आज़ादी की जंग लड़ें, इसलिए उनको यूनिटी यानी कि एम्बेसडर ऑफ मुस्लिम एंड हिंदू यूनिटी का खिताब दिया गया। तो अब कोऑर्डिनेशन भी हो गया, लेकिन कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा मोहम्मद इकबाल को किसी न किसी हद तक इस बात का अंदाज़ा था कि इस मूवमेंट का कोई खातिर का फ़ायदा नहीं होगा। तो डेफिनेटली कोई फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ वो तो बात की बात है, लेकिन इस मूवमेंट के बाद ये बात वाज़े तौर पे साबित हो गई कि मुसलमानों का ये जो एक मौक़िफ़ था, एक मैसेज था, वो ओवरऑल पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैल गया। तमाम मुसलमानों तक जो वो मैसेज पहुंचाना चाहते थे वो तमाम के तमाम मुसलमानों तक उन्होंने पहुंचा दिया। और 1940 में जब लाहौर रेजोल्यूशन डिक्लेयर हुआ तो उसमें जो पार्टिसिपेशन ऑफ यानी कि जो क्राउड था मुसलमानों का, उससे ये बात साबित हो गई कि ये एक्सपीरियंस था उनके लिए, और इसी एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने लाहौर रेजोल्यूशन की जो कंपेन थी उसको ओवरऑल पूरे सब कॉन्टिनेंट में आगे परसू किया, उसको चलाया। और डेफिनेटली उस दौर में जब सोशल मीडिया का कोई नामो निशान नहीं था,
यानी कि एक अखबार अगर छपता था तो वो एक एक हफ्ते के बाद दूसरे इलाकों तक पहुंचता था और वहाँ पर लोग एक हफ्ता पहले वाला अखबार पढ़ते थे और उनको पता चलता था कि मुल्क के हालात और वाक़यात क्या क्या हैं। ये हालात थे। तो उस दौरान एक म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करना और मुसलमानों को एक साथ इकट्ठा करना ये बहुत मुश्किल बात थी। तो हम लोगों ने डिस्कस किए। फिर रॉल्ट एक्ट 1919 में डिक्लेयर किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से और इसमें अनलिमिटेड पावर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को दे दी गई और इस पर कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ये फरमाया था कि कोई भी तहज़ीब याफ्ता जो कौमें हैं वो अमन के दिनों में इस तरह के कवानीन नहीं बनाती। यानी उन्होंने इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भी आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था कि कोई भी हुकूमत अमन के दिनों में, यानी कि वार अफेयर्स ख़त्म हो गए, अमन के दिन आ गए, तो इतने जो संगीन किस्म के कवानीन हैं वो गवर्नमेंट नहीं बनाती। सिविलाइज्ड नेशन जो है वो उसको मैंडेट नहीं करते। तो बेटा ये बैकग्राउंड था। अगर एग्ज़ाम में बैकग्राउंड से रेलेवेंट कोई चीज़ आती है तो आप बैकग्राउंड में ये पॉइंट्स अगर लिखते हैं और इस पर दो तीन लाइंस अगर आप अपनी तरफ से लिख देते हो जो मैंने आपको डिस्कस किया ये तमाम पॉइंट्स को, तो आप अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो बैकग्राउंड में। और बैकग्राउंड के बाद मेजर इवेंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। मेजर इवेंट्स क्या क्या थे उसमें हम लोग एक एक पॉइंट में लिखूंगा, वो बुक में भी मौजूद है और हम उसको डिस्कस करेंगे। बेटा आपको समझ तो आ गई है ना। इस पे जो मेजर ऑब्जेक्टिव थे वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। ऑब्जेक्टिव्स जो सामने आए वो ये आए, टू सपोर्ट तुर्किश गवर्नमेंट, उसके बाद टू सपोर्ट Turkish people, to encourage Turkish military और लास्ट में टू प्रोटेक्ट द होली श्राइन्स। ये ऑब्जेक्टिव थे, यानी कि मुस्लिम लीग और सब कॉन्टिनेंट के जो मुसलमान थे उनका जो खिलाफत मूवमेंट में पार्टिसिपेशन का जो ख्याल था, जो इरादा था, उसके मेजर जो ऑब्जेक्टिव थे वो क्या थे। सबसे पहले जो सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम थे वो ये चाहते थे कि वो तुर्किश गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, क्योंकि तुर्की उनके लिए काबिल कदर और मुक़द्दस मुल्क था। क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि खलीफतुल मुस्लिमीन जो है उसका खिताब तुर्की के पास था। न सिर्फ सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान बल्कि पूरे मुस्लिम उम्मा यानी कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए तुर्की एक एग्जाम्पल था जहाँ पर कैलिफशिप चल रही थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बाद जो खुलफा राशिदीन का दौर, तो कैलिफेट का जो खिताब था वो तुर्की के पास था। उसके बाद लोगों को सपोर्ट करना जो तुर्की में रह रहे हैं, फिर तुर्की की जो मिलिट्री फोर्सेस हैं उनको इनकरेज करना कि वार अफेयर में अब उन पर ये संगीन वक्त आया है, तो उनकी हौसला अफजाई, ये मुसलमानों का एक बहुत बड़ा मकसद था। और सबसे जो बड़ा मकसद ये था कि मुसलमानों को डर था इस बात का कि कहीं ऐसा ना हो कि इंग्लैंड या उसके अलाइड फोर्सेस जितनी भी होली प्लेसेस और श्राइन्स हैं उनको शहीद ना करें या उनको नुकसान ना पहुंचाएं। ये तमाम के तमाम ऑब्जेक्टिव्स थे जिसकी वजह से ये खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट की गई। ठीक है, वो मैंने आपको बैकग्राउंड बताया, व्हाट काइंड ऑफ दी बैकग्राउंड कॉजेज़ क्या क्या हैं उसकी, वो मैंने आपको पहले डिस्कस किया। और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि उसके ऑब्जेक्टिव मेजर क्या क्या थे। दीज आर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे मेजर इवेंट्स के बारे में कि इवेंट्स क्या हैं। तो बेटा इसमें जो
सबसे पहला मेजर इवेंट है वो है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द खिलाफत कमेटी। अब इसमें खिलाफत कमेटी को जब आप लोग डिस्कस करने के लिए जाएंगे तो इसका नाम ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी इसका नाम दिया गया, और नवंबर 23 नवंबर 1919 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ खिलाफत कमेटी में आपको पता चल गया कि क्या है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ खिलाफत कमेटी। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या होता है? कयाम। क्या मतलब होता है? तो खिलाफत कमेटी का कयाम। तो आपने इसमें मेजर एक ही पॉइंट याद रखना है कि वो क्या है कि 23 नवंबर 1919 में खिलाफत कमेटी को इस्टेब्लिश किया गया। नंबर सेकंड पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड नॉन कॉपरेशन। हिंदू मुस्लिम यूनिटी में आपने जो चीज़ें शामिल करनी है वो मैं बताता हूँ आपको। हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड नॉन कॉपरेशन। बेटा इसमें आप लोगों ने जो मेजर पॉइंट शामिल कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि मुस्लिम हिंदू यूनिटी हुई कायद आज़म और अल्लामा इकबाल ने, कायद आज़म ने भी और अल्लामा इकबाल ने भी। दे क्विट दिस मूवमेंट उन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया, और गांधी जी जो है ही बिकेम द लीडर ऑफ दिस मूवमेंट, वो इस मूवमेंट के लीडर बन गए। कौन बने? गांधी जी। तो गांधी जी बिकेम द लीडर ऑफ दिस मूवमेंट। नंबर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है खिलाफत डेलीगेशन। खिलाफत डेलीगेशन जो है वो 1920 में गया। जब खिलाफत डेलीगेशन की बात आती है तो आपके माइंड में ये याद रखिएगा आप, ठीक है। आप इस्टेब्लिशमेंट कयाम, आप मुस्लिम हिंदू यूनिटी एंड नॉन कॉपरेशन, ठीक है। मुस्लिम हिंदू इत्तेहाद और नॉन कॉपरेशन, नाफरमानी, सिविल नाफरमानी, ये हुई। अब इसमें उन्होंने गांधी जी को इसका लीडर मुकर्रर किया। खिलाफत डेलीगेशन 1920 में गया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो है वो लंदन पहुँचे और द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिफ्यूज़ टू गिव, यानी कि उन्होंने मौलाना मोहम्मद अली जौहर की बात पर कान ही नहीं धरे, यानी कि उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया। गांधी जी जब वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने देखा नॉन कॉपरेशन, यानी कि विद द गवर्नमेंट विच वॉज टू बी एग्जीक्यूटेड 4 स्टेजेस। अब ये 4 स्टेजेस पर आप जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है इसके स्टेजेस कितने हैं? 4 स्टेजेस हैं, ये आपने याद रखना है। इसमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर का भी आप जिक्र करेंगे। जब वो वहाँ पर गए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी तमाम के तमाम जो उनके मौक़िफ़ थे वो सुनने से ही इनकार कर दिया। आप ट्रीटी ऑफ सर्व 1920 में जो एलाइड फोर्सेस थी, आप ये देखना था कि उनको कैसे सर्व करना है, उसको कैसे आगे लेके चलना है, ठीक है। फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नीचे आता है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जो अहम पॉलिटिकल लीडर थे जिसमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे, शौकत अली, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान। मौलाना शौकत अली उस वक्त जेल में थे। उससे पहले जब उनको ये पता चला कि खिलाफत कमेटी बनने वाली है तो वो आज़ाद हुए तो फ़ौरन आ गए। तो उनको सेक्रेटरी